Hello everyone. First of all, very good morning to all of you and welcome to my channel, The World According to JMM. Yesterday I was teaching chapter 8, Body Movements. That was incomplete, so I am going to complete that chapter too. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये आपके हाथ की कलाई है विथ पाम एंड फिंगर। तो एक हाथ की कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं कार्पल। ओके, तो हाथ की कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। और जब हम बात करते हैं हथेली की, जिसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल, तो हाथ की हथेली में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। अभी हम बस एक हाथ की बात कर रहे हैं कि एक हाथ की हथेली में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। और जब हम बात करते हैं फिंगर्स की, तो फिंगर्स में कितने पाए जाते हैं? 14। तो हाथ की उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ओके, चलिए एक बार और बताते हैं। हड्डियों को हम बोलते हैं क्या? फालिज। उंगली की हड्डियों को फालिज बोलते हैं। और एक हाथ में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम दोनों हाथ को मिला देते हैं तो दोनों हाथ की उंगलियों में 28 हड्डियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फालिज। ओके, अब आते हैं हाथ की हथेली पर। तो हाथ की हथेलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं। और अगर हम दोनों हाथ की बात करते हैं तो दोनों हाथ की हथेली को मिलाकर टोटल 10 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। ओके, और जब बात करते हैं कलाई की, तो एक हाथ की कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती हैं और दोनों हाथ की कलाई को मिलाकर 16 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, और इसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल। आप इसे फिगर के थ्रू अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये आपके हाथ की हड्डियों को दिखाया गया है इस तरह से। ये तो कल पढ़ लिया था, पसली पंजर। ओके, दैट इज मेरुदंड या फिर कशेरुदंड बोलते हैं। ये क्या है? कंधे की हड्डियां हैं। देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि उपास्थि। अभी हम लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं बॉडी में हड्डियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो बॉडी में तो उपास्थियाँ भी पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं। तो कान के ऊपरी भाग में या फिर नीचे के भाग में देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये इस कान के अपर पोर्शन को या फिर लोअर पोर्शन को हम पकड़ के किसी भी डायरेक्शन मूव करा सकते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ही फ्लेक्सिबल ये हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इसे ही बोलते हैं क्या? उपास्थि। ओके, अब यहाँ बात करेंगे क्या? मसल्स की। मसल्स बोन से कैसे जुड़े होते हैं? जो मसल्स होती हैं वो बोन से किस तरह से जुड़ी होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक, मसल्स बोन से टेंडन के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। किससे? टेंडन। टेंडन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, मसल्स और बोन्स किससे जुड़ी हुई होती हैं? और टेंडन से जुड़ी होती हैं। जो टेंडन है इसे क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को जोड़ता है। और हम जब बात करेंगे बोन्स की, तो बोन्स और बोन्स को लिगामेंट जोड़ते हैं। मीन्स हड्डियाँ और दो हड्डियों को आपस में जो जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। और जो मसल्स और बोन्स को जोड़ के रखता है वो हमारा क्या होता है? टेंडन होता है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी बताया जा रहा है कि आप अपने हाथ की मुट्ठी को बांधकर जब भी मुट्ठी के अंगूठे को बाजू के कंधे का छूने का प्रयास करते हैं, जैसे ऊपर इस फिगर ए में दिखाया गया है कि जब भी हम मुट्ठी बांधकर बाजू को इस कंधे को छूने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने उसी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं ना। करते ही होंगे कि ऊपर के जो मसल्स होते हैं वो उभर आते हैं। दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिख रहा है? देखिए यहाँ ऑप्शन, यहाँ पे देखिए जो ए वाला फिगर है यहाँ बहुत अच्छे से उभरा हुआ पोर्शन दिखाया जा रहा है ना। जब ये क्या कर रहा है? मुट्ठी बांध कर बाजू को छूने का प्रयत्न कर रहा है, तो देखिए फिगर ए में मसल्स के जो ऊपरी भाग है वो उभरा हुआ दिख रहा है।
बहुत अच्छे से, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेशी। ये जो उभरा हुआ भाग है इसे ही हम बोलते हैं पेशी। और संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियाँ उभर आती हैं। देखिए जब ये हाथ फैला हुआ है फिगर बी में तो ये नॉर्मल है। जब ऑप्शन ए में जब हम क्या करते हैं, इसको मोड़ते हैं हाथ को अपने, तो लंबाई में कमी आती है ना। जब लंबाई में कमी आएंगी तो क्या होता है, उससे पेशियाँ उभर आती हैं। अब हम अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाएंगे तो पेशियाँ का क्या होता है, फिर से वो अपने पहले जैसी स्थिति में आ जाती हैं। मीन्स क्या अभी भी पेशियाँ संकुचित हैं, नहीं, क्या है, ये फैल गई हैं फिगर बी में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चलते या भागते समय अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मसल्स होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और है कि अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियाँ संयुक्त रूप से काम करती हैं, ठीक है। और भी बहुत इम्पॉर्टेंट से पैराग्राफ यहाँ से बताती हैं। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। पहला क्या, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियाँ संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियाँ कार्य करती हैं, तो आपका आंसर होगा कि दो पेशियाँ कार्य करती हैं, ठीक। और एक है कि अस्थियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं। जैसे कि आपने फिगर के माध्यम से देखा होगा, जब अस्थियाँ, जब क्या मसल सिकुड़ते हैं तो ऊपर उभार आ जाता है ना बाजू वाले पोर्शन में। अब यहाँ पढ़ेंगे जंतुओं की चाल। यहाँ पे देखिए आपको अर्थवर्म दिख रहा है फिगर में, ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि अर्थवर्म के पास कोई भी हड्डी नहीं होता है, ठीक है। शरीर को बड़ा या छोटा करने के लिए वो किसका प्रयोग करते हैं, मसल्स का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थवर्म की चाल दिखाई गई है फिगर में 1 बाय 1 करके, कि पहले अर्थवर्म सिकुड़ता है, फिर आगे फैल के आगे बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है ना। तो इसीलिए बोला गया कि जो अर्थवर्म की जो चाल होती है उसको कौन हेल्प करता है, तो अर्थवर्म को चलने के लिए उसकी मांसपेशियाँ उनका हेल्प करती हैं, ठीक। और हम लोगों ने ये भी सुना है कि अर्थवर्म या फिर इसको केचुआ को हम किसान का मित्र भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी केचुआ चलता है तो उसके बॉडी में से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, ओके, जो उसे हेल्प करता है उसकी चाल को बढ़ाने में। जब भी केचुआ चलता है तो उसकी बॉडी से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो केचुए को हेल्प करता है उसकी चाल को चलने में या फिर उसे आगे बढ़ाने में। जैसे एज एग्जांपल आप ले लीजिए कि जब भी बॉडी में तेल लग जाता है, जब भी बॉडी में तेल लगाओ अगर, उसके बाद फिसल पट्टी पे जाके फिसलिए तो क्या होगा, आपकी चाल बढ़ जाती है ना और आसानी से फिसल लेते हो। उसी तरह से केचुआ भी क्या है, उसकी बॉडी से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो उसे चलने में मदद करता है, ठीक है। अब ये केचुआ में देखिए, ये जो डॉट डॉट टाइप से फिगर दिख रहे हैं आपको, ये देखिए येलो येलो साइड में ना हर तरह, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं ब्रिशल्स। केचुआ के इन छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं, ब्रिसल। केचुआ क्या करता है, मिट्टी को खाता है और मिट्टी को पचा नहीं पाता है, ठीक है, और उसे बाहर फिर से छोड़ देता है, जो मृदा के लिए हेल्पफुल हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो केचुआ को हम किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी केचुआ मिट्टी को खाता है उसे अपनी बॉडी में लेता है, ठीक, और उस मिट्टी को वह केचुआ अच्छे से पचा नहीं पाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसे बाहर फिर से छोड़ देता है, ओके। तो जो मृदा केचुआ खाने के बाद वापस मिट्टी में छोड़ता है तो वही क्या होता है, जब मिट्टी में मिल जाता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, केचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र होता है। और जब हम बात करते हैं इस इंसेक्ट की, तो हम किसी को इंसेक्ट तब बोलते हैं जब क्या होता है, उसके पास 3 जोड़े पैर होते हैं, मीन्स 6। जैसे ये आपको दिख रहा है ना कॉकरोच, तो कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है। कॉकरोच क्या है, इंसेक्ट है। क्यों इंसेक्ट है, क्योंकि इसके पास 3 जोड़े पैर हैं, ओके। कॉकरोच का जो बही कंकाल में जिसका जो आउटर पोर्शन होता है वह काइटिन का बना होता है, ठीक है। कॉकरोच का जो आउटर पोर्शन बही कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है और इनके जो विंग्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सर के पीछे,
कॉकरोच के सर के पीछे इनके विंग्स होते हैं जो कॉकरोच को उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और कॉकरोच चलता कैसे है? कॉकरोच को चलने में मसल्स हेल्प करते हैं, मीन्स मांसपेशियाँ हेल्प करती हैं। ठीक। आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट इतना ही है कि कॉकरोच का विंग्स कहाँ होता है, तो सर के पीछे होता है। कॉकरोच का जो बही कंकाल होता है वो किससे बना हुआ होता है? काइटिन का बना होता है। ओके। और कॉकरोच को चलने में क्या हेल्प करता है? तो कॉकरोच को चलने में मसल्स हेल्प करते हैं। ओके। ये क्या है, इसे आप देख पा रहे होंगे, ये है घोंघा। देखिए घोंघे में ये जो आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, इनके पास क्या है? आइज ऑन देयर टिप्स। तो इसके टॉप पर आँखें होती हैं। ठीक। और जो शेल बना हुआ है, सेल क्या करता है? सेल प्रोटेक्ट द स्नेल फ्रॉम हीट एंड एनिमीज। तो गर्मी से कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? शेल। ये जो शेड देखिए सर्कल स्टार में ये जो फिगर दिख रहा है ना, यही सेल है जो घोंघे को हेल्प करता है, किससे? गर्मी से या फिर इसका कोई भी अटैक ना करे, इन सब चीज़ों से सेल हेल्प करता है। ठीक। और जब हम बात करते हैं फुट की, तो फुट इज मस्कुलर आर्गन कोटेड विथ लेयर ऑफ म्यूकस। जो इसका पैर होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं। अब ये देखिए क्या दिख रहा है, ये बर्ड्स हैं। ठीक। तो बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? वो हल्की होती हैं। ओके। और जो इनकी हल्की हड्डियाँ होती हैं ये इनको उड़ने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। अब आप लोग मछली का सीप देखे होंगे। ठीक। जैसे मछली का सीप होता है ना, बीच में चौड़ा होता है, फिर कॉर्नर पे पतले पतले होते हैं, वैसे ही बोट भी होता है, बीच में चौड़ा, साइड में पतले होते हैं। तो इनका फिगर, इनका जो शेप होता है वो ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मछली का शेप ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मछली की जो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये इनको वाटर में तैरने के लिए मदद करती है। यहाँ पर सर्प के बारे में बताया गया है कि सर्प का भी शरीर होता है कैसा? अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार जो स्नेक होता है वो अपने प्रत्येक वलय को उसे आगे की ओर ढकेलता रहता है ना, और इनका शरीर वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का दे देकर इस तरह से उनकी गति आगे बढ़ती चले जाती है। ठीक। परंतु जो स्नेक की चाल होती है वो सरल रेखा में नहीं होता। कैसा होता है? सर्कुलर होता है, या फिर कह सकते हैं जिग जैग होता है, बट इनका जो चाल होता है वो सरल रेखा में नहीं होता। ये एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंस वर्ड है। आई थिंक इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका है और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर चैप्टर 8 फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।